आओ ना साहब, हमें भी जेल में डाल दो। हम तो यहां तुम्हारे ही इंतजार में थे। कानपुर शहर में एक नए पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्टिंग हुई थी। नाम था अविनाश। अविनाश सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं था, बल्कि वो अपनी दबंगई और रौब के लिए भी जाना जाता था। पर उसके रौब के पीछे एक घिनौनी हकीकत छुपी थी। वो रिश्वतखोर और भ्रष्ट था। हर हफ्ते के अंत में वो शहर के रंगीन डांस बार्स में अपना वक्त बिताकर वापस घर लौटता था। एक बार रिश्वत से अच्छी कमाई होने के बाद उसने लखनऊ के डांस बार जाने का मन बनाया। आसमान में घना कोहरा ऐसा छाया था मानो किसी ने शहर पर सफेद कफन उड़ा दिया हो। बाहर हवाएं साएं साएं कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य औरत रो रही हो। साहब, कानपुर लखनऊ हाईवे पे बीच में जो गंगा बैराज के पास वाला कच्चा रास्ता पड़ता है, उसे मत लेना। रात में वहां छलावा के भ्रमजाल में कई लोग फंस चुके हैं। वो रास्ता मनहूस है। इंस्पेक्टर अविनाश ने सुरेश की बात को अनसुना कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ खुद पर विश्वास और अहंकार था। छलावा? मेरी इस पिस्तौल के आगे सब छलावा मूत मारेंगे। मैं भूत प्रेत नहीं मानता। उसने अपनी जीप स्टार्ट की और बर्फीली हवाओं को चीरते हुए घने कोहरे में हाईवे पर सरपट दौड़ पड़ा। कोहरा इतना घना था कि सामने कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी भी कोहरे की मोटी परत से टकराकर वापस आ रही थी। कुछ दूर आगे जाकर ट्रैफिक जाम मिला। मजबूरन अविनाश को वही कच्चा रास्ता लेना पड़ा जो गंगा बैराज की तरफ जाता था और जिसके लिए सुरेश ने मना किया था। जीप कच्चे रास्ते पर हिचकोले खाती आगे बढ़ रही थी। गंगा नदी के किनारे का सन्नाटा पसरा था। बस लहरों के टकराने, सूखे पत्तों के चरमराने और बर्फीली हवा के सीटियों की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद अविनाश ने एक मील का पत्थर देखा। उस पर लिखा था लखनऊ 60 किलोमीटर। चलो, बस 60 किलोमीटर और बाकी हैं। फिर होगी ये रात भी रंगीन। बीवी के हाथ के दाल चावल से अब मन ही नहीं भरता। बाहर वाली की बिरयानी हर हफ्ते जरूरी ही हो गई है। वो गाड़ी चलाता रहा। अचानक उसकी नजर सड़क किनारे पड़ी। कोहरे की धुंध में दो परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। दो बदमाश एक गांव की लड़की को छेड़ रहे थे। अविनाश ने फौरन गाड़ी रोकी, पिस्तौल निकाली। पिस्तौल देखते ही वे दोनों बदमाश दुम दबाकर भाग गए। अविनाश ने अब उस लड़की की ओर देखा। इस कड़ाके की ठंड में जहां सांस लेने पर मुंह से धुआं निकल रहा था, उस लड़की ने केवल एक पतली सी साड़ी पहनी थी। फिर भी उसे जरा भी कपकपी नहीं हो रही थी। चांदनी रात में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसका गोरा रंग, माथे पर लाल बिंदी, पैरों में पायल की मधुर झंकार और आवाज ऐसी मानो कोई सरगम बज रही हो। अविनाश उस पर लट्टू हो गया। उसने लड़की को अपनी जीप में बैठा लिया। जैसे ही वो जीप में बैठी, गाड़ी के अंदर का तापमान शून्य से भी नीचे महसूस होने लगा, जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोल दिया। कहाँ जाना है तुम्हें? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? मैं पास के गांव की हूँ साहब। पानी भरने आई थी। रास्ते में ये मनचले मिल गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मेरा नाम अविनाश है। मैं पुणे में इंस्पेक्टर हूँ। तुम कहाँ की हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी है साहब। मेरा गांव यहीं पास में है, बस थोड़ी दूर। आप इतनी रात को इस रास्ते से मत जाया करो। यहाँ छलावा मिल सकता है रात में। वो मुसाफिरों को बहुत परेशान करता है। मोहिनी, तुम अभी भी भूतों की बातें करती हो। मेरी पिस्तौल के आगे कोई छलावा नहीं टिकेगा। वैसे भी मैं इन सब बातों को नहीं मानता। वो पूरी यात्रा के दौरान मोहिनी को ऊपर से नीचे तक निहारता रहा। उसकी सुंदरता में खोया हुआ था। थोड़ी दूर आगे जाने पर कोहरे के बीच सड़क पर कुछ रोशनी और भीड़ दिखाई दी। अविनाश ने जीप की रफ्तार धीमी कर दी। सड़क के बीचों बीच एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था।
एक ट्रक खड़ा था और उसके पहियों के पास भीड़ जमा थी। अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है? लगता है कोई मर गया। उसने झुंझलाकर गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। बाहर की ठंड ने उसे एक जोरदार तमाचा सा मारा। हटो हटो पीछे। पुलिस हूँ, इंस्पेक्टर अविनाश नाम है मेरा। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन अजीब बात थी, किसी ने मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। सब एकटक जमीन पर पड़ी उस लाश को घूर रहे थे। अविनाश ने लाश को देखा। वो बुरी तरह कुचली हुई थी, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और पूरा शरीर खून में लथपथ था। उसने वो खड़े एक गांव वाले से पूछा, अबे ओए, सुनाई नहीं देता? ये किसका एक्सीडेंट है और ट्रक वाला कहाँ गया? वो ग्रामीण हिला तक नहीं, जैसे अविनाश वहां मौजूद ही ना हो। वहां गहरा सन्नाटा था। न कोई रो रहा था, न कोई बात कर रहा था। बस सब बुतों की तरह खड़े थे। उनकी आंखें पथरीली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सालों, गूंगे हो क्या सबके सब? मैं पूछ रहा हूं, ये कौन है? फिर भी कोई जवाब नहीं। किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पीछे जीप में बैठी मोहिनी होठों पर हल्की सी डरावनी मुस्कान लिए दे रही थी। उसकी आंखें लाश पर टिकी थी, जैसे वो किसी पुराने परिचित को देख रही हो। छोड़िए न साहब, ऐसी मौतें यहाँ आम हैं, पर पूछने वाला कोई नहीं होता। अविनाश को अचानक बहुत झुंझलाहट हुई। उसे लगा ये सब उसके नशे या नींद की वजह से हो रहा है, या फिर ये गांव वाले ही किसी सस्ते नशे में है। साला, सबके सब भांग खाकर पड़े हैं, किसी को होश ही नहीं है। मरो सालो, मुझे क्या। वो पैर पटकता हुआ वापस जीप में आकर बैठा। तभी गंगा के किनारे लगे पेड़ों से उल्लुओं के रोने की आवाजें आने लगी। मोहिनी गंगा बैराज पुल के पास बोली, साहब, मेरा गांव यही है, आप मुझे यहीं उतार दो। अविनाश चौंक कर रुक गया। गंगा बैराज का वो हिस्सा वीरान लग रहा था। उसकी दीवारें काई से ढकी थीं और कोहरे ने पुल के नीचे बहती गंगा नदी को पूरी तरह ढक रखा था। वहां से ऐसी सड़ी हुई बदबू आ रही थी जैसे कोई जानवर हफ्तों से वहां मरा पड़ा हो। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध फैली थी। पुल के नीचे से पानी की आवाज नहीं, बल्कि एक अजीब सी सरसराहट आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी के रोने की दबी हुई आवाज। बैराज के ऊपर से गुजरते ही अविनाश को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो, और एक पल के लिए उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। अपने डर को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, अरे बड़ी जल्दी आ गया तुम्हारा गांव। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? वो दूर वहां साहब। मोहिनी ने दूर एक पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ओ, वहां पीपल के पेड़ के पास तुम्हारा घर है। चलो फिर कभी आता हूं तुम्हारे घर। मैं इंतजार करूंगी साहब, हम जल्दी मिलेंगे। अविनाश गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि अचानक उसे अपना गला रेगिस्तान की तरह सूखा हुआ महसूस हुआ। इतनी ठंड होने के बावजूद उसे ऐसी प्यास लगी थी जो बर्दाश्त के बाहर थी, जैसे उसकी रूह तक प्यासी हो गई हो। मोहिनी, सुनो, तुम्हारे घड़े में पानी है क्या? मेरा गला बुरी तरह सूख रहा है। मोहिनी धीरे से पलटी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अपना मिट्टी का घड़ा आगे बढ़ाया। जरूर साहब, गंगा का पानी है, प्यास भी बुझाएगा और थकान भी मिटा देगा। अविनाश ने अपनी अंजुली बनाई। मोहिनी ने घड़े से पानी डाला। पानी अविनाश के हाथों पर गिरते ही उसे ऐसा लगा जैसे उसने पिघली हुई बर्फ या तेजाब छू लिया हो। पानी अस्वाभाविक रूप से ठंडा और भारी था। अविनाश ने एक ही सांस में पानी पी लिया। अब आपकी प्यास कभी नहीं बुझेगी साहब, और ना ही आप अब कहीं जा पाएंगे। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं साहब, बस दुआ दे रही थी। आप जाइए, देर हो रही है। अविनाश को एक अजीब सी घबराहट हुई, जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो, पर उसने इसे वहम मानकर नजरअंदाज कर दिया। मोहिनी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और घने कोहरे में ऐसे घुल गई जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं।
अविनाश फिर से गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। लगभग 20 मिनट ड्राइव करने के बाद अविनाश को लगा कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। ठंड अब उसकी हड्डियों में चुभने लगी थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में अविनाश को फिर से वही मील का पत्थर दिखा। लखनऊ 60 किलोमीटर। उसकी रूह कांप उठी। यह क्या हो रहा है? वो तो इतनी देर से गाड़ी चला रहा था, फिर भी लखनऊ 60 किलोमीटर ही क्यों? अभी वो इस बात पर सोच ही रहा था कि उसे वही दोनों बदमाश फिर से सड़क किनारे खड़े मिले, लेकिन इस बार नजारा कुछ और था। अबे तुम लोग अब तक यहीं हो? किसी और का शिकार करने की सोचना भी मत। जेल में डाल दूंगा सालों, सड़ते रहोगे। अविनाश ने उनके बगल में गाड़ी रोकी। उनकी आंखें अजीब सी चमक रही थी और उनकी आवाज में जैसे शैतानी हंसी छुपी थी। इंस्पेक्टर पहले गाड़ी रोककर उन्हें धमकाने जा ही रहा था, पर उनका हुलिया देखकर डर गया। आओ ना साहब, हमें भी जेल में डाल दो। हम तो यहाँ तुम्हारे ही इंतजार में थे। अविनाश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके माथे पर पसीना था, जो इस कड़ाके की ठंड में तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने फौरन गाड़ी बढ़ाई और वहां से निकल गया। काफी देर गाड़ी चलाने के बाद उसे फिर से वही मील का पत्थर मिला। लखनऊ 60 किलोमीटर। और वहीं उसे मोहिनी फिर से सड़क किनारे खड़ी दिखी। इस बार उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी। अरे साहब, फिर से आप आ गए? भटक तो नहीं गए? अविनाश ने गाड़ी रोकी। मोहिनी ने उसे देखा और उसकी हंसी से पूरे बैराज क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। उसकी हंसी ऐसी थी मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। हाँ, शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ। कोई बात नहीं साहब, आओ, इस बार तुम्हें मंजिल तक ही छोड़ देती हूँ। इस बार मोहिनी की आवाज में कुछ ऐसा था जो अविनाश को अंदर तक कंपा गया। दोनों फिर से गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में मोहिनी की बातें और भी अजीब होती जा रही थी। यहाँ रात में कई आत्माएं भटकती हैं साहब। जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं, उन्हें वो राह दिखाती हैं, पर उनकी मंजिल कुछ और होती है। अविनाश ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी चलाता रहा। वे फिर से उसी गंगा बैराज पुल के पास पहुंचे। मोहिनी ने पुल की दूसरी ओर इशारा किया। साहब, मेरा गांव यही है। आइए ना, कुछ पल हमारे उत्सव का भी मजा ले लीजिए। इंस्पेक्टर अविनाश, जो अभी भी मोहिनी के रूप जाल में फंसा हुआ था या शायद किसी सम्मोहन में था, हंसते हुए अपनी गाड़ी पुल के पास रोककर उसके साथ चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा 2 लोग एक आग के पास नाच रहे थे। पास में कुछ खाने पीने का भी सामान था। वाह, गांव के लोग भी बॉनफायर पार्टी करते हैं। मोहिनी ने उसे एक गिलास में कुछ पीने को दिया। अविनाश भी उन लोगों के साथ नाचते हुए पीने लगा। अचानक उसकी नजर उस आग में जलती हुई चीज पर पड़ी। आग से एक हाथ बाहर गिरा। अविनाश ने ध्यान से देखा। उस हाथ में ठीक वैसी ही घड़ी थी जैसी उसकी कलाई पर थी। उसकी सांसें अटक गईं। उसने अपने हाथ के गिलास को देखा। आग की रोशनी में उसने ध्यान दिया तो जो वो पी रहा था वो खून था। गर्म, ताजा और गाढ़ा खून। उसके पसीने छूट गए। ये बॉनफायर नहीं था, ये एक चिता थी और उसमें एक आदमी जल रहा था। ये क्या? ये आग नहीं, ये चिता है। ये कौन है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां खड़े सभी लोग अचानक भयानक शैतानों में बदल गए। उनकी आंखें लाल थीं, उनके चेहरे विकृत हो गए थे। वे सब उसे घूर रहे थे। अरे साहब, इतना घबरा क्यों गए? आप तो भूत प्रेत नहीं मानते थे, फिर क्यों डर रहे हैं? मोहिनी का चेहरा अब
कुरूप हो चुका था और उसकी आंखें लाल अंगारों सी जल रही थी। उसके पैरों की पायल की झनकार अब किसी अशुभ संकेत की तरह लग रही थी। तुम कौन हो? ये सब क्या है? मोहिनी, ये तुम नहीं हो। मैं तो वही हूँ साहब, जिसे आपने अपनी जीप में बिठाया था। ये आदमी, ये वही है जिसने आज सुबह रिश्वत न देने पर एक गरीब का घर उजाड़ दिया था। ये कहीं ये मेरी लाश तो नहीं? बचाओ, कोई रहे, ये सब प्रेत हैं। ये छलावा का भ्रमजाल है और इसमें फंसने वाले कभी बाहर नहीं जाते। अविनाश की चीख निकली और वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागा। ठंड इतनी थी कि उसके पैर जम गए थे। वो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रहा था। जैसे ही वो सड़क पर पहुंचा, घने कोहरे को चीरता हुआ एक ट्रक तेजी से आया और उसे टक्कर मार दी। अविनाश जमीन पर लहूलुहान पड़ा था। उसकी गर्मा गर्म खून की धार ठंडी सड़क पर जमने लगी थी। मरते हुए उसकी धुंधली आंखों ने देखा वही दोनों बदमाश और मोहिनी, तीनों उसके पास खड़े होकर भयानक अट्टहास कर रहे थे। उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। सुबह हो चुकी थी, कोहरा छट चुका था, पर गंगा किनारे हवा में अभी भी वो मनहूस ठंडक बाकी थी। इंस्पेक्टर अविनाश मर चुका था। गांव वाले पुलिस के डर से उसकी लाश को उसी मैदान में जला देते हैं, उसी चिता पर जिसे उस इंस्पेक्टर ने रात में देखा था। एक ऐसी चिता जो रात में छलावा का भ्रमजाल बुनकर मासूमों को अपने जाल में फंसा लेती थी।